Info for patient. इम्प्लांट लगने के 1 महीने के बाद बच्चे की पैदाइश होती है समात की। वज़ीर आला को एक एप्लीकेशन सादा अल्फाज में एड्रेस करनी है। पंजाब का रहायशी होना यानी डोमिसाइल होना ज़रूरी है। समात का मसला पैदाइशी है और उसके लिए ऑपरेशन वाले कान के आले का बताया गया है। रहनुमाई और मदद फरमाई जाए। उसके साथ उन्होंने ID कार्ड की कॉपी और एक फ़ोन नंबर साथ लिख के देना जो कि वैलिड हो। तो बाकी प्रोसेस जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब खुद करती है, वो फिर उनको इंटीमेट करेगी और वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे जो बुजुर्ग जिनको हेयरिंग एड काम ना कर रहे वहाँ पे भी लगाया जाता है, तो खुदारा बहुत जल्दी उसके। Info for patient. जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इमरान सईद है। मैं प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक ENTU, बच्चों की नाक कान गले की बीमारियों का प्रोफेसर। चेयरमैन हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज और चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में एज चेयरमैन एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक ENT। बच्चों की नाक कान गले की बीमारियों का इलाज करता हूँ। ये मेरा हम्बल सा इंट्रोडक्शन है। सर, कोक्लियर इम्प्लांट क्या है और इसकी कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में भी बता दें हमें। जी, कोक्लियर इम्प्लांट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ऐसे बच्चे या बड़े जिनको सिकले समात हो यानी समात की कमी हो और जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी दुश्वार हो उनके लिए है, और जिनमें हेयरिंग एड जो कि एक और तरह का डिवाइस होता है जो काम ना करें, तो उन बच्चों में और बड़ों में इस्तेमाल होता है। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो बच्चों में है। जो बच्चे पैदाइशी तौर पे समात से महरूम होते हैं उन बच्चों को ये कोक्लियर इम्प्लांट का आला ऑपरेशन के जरिए लगाया जाता है। फिर ये बच्चे समात के काबिल होते हैं और फिर बोलना भी शुरू कर देते हैं। तो ये एक मिरेकल है, एक किस्म की ऐसी डिवाइस जो इजाद हुई है जिसके जरिए से जो मुकम्मल समात से महरूम बच्चे थे उनके लिए ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आला है जो कि उनको दोबारा सुनने की यानी समात के साथ रूशनास कराता है। और अगर देखा जाए तो समात जो है वो ना सिर्फ सुनने के लिए बल्कि और भी जो जैसे कि हम जो ह्यूमन बीइंग इंसान हैं वो कम्युनिकेट करते हैं बोलने से, तो जो कुव्वत गवाही है वो बेसिकली सुनने से ही हासिल होती है। जैसे अगर कोई शख्स KPK में होगा वो पश्तो सुनेगा तो पश्तो बोलेगा, कोई ईरान में है तो वो फारसी बोलेगा। तो जो बच्चा सुनता है वही बोलता है और वही सीखता है। तो जब वो सुन पाएगा तो वो बोलने के काबिल हो जाएगा, यानी उसे कुव्वत गवाही मिल जाएगी और इस तरह से वो एक वैल्यूबल शहरी बन जाएगा। इससे ना सिर्फ उसकी समात, कुव्वत गवाही, सोशलाइजेशन, स्कूलिंग और हर चीज़ जो है वो उस पर इम्पैक्ट डालेगी। तो ये एक ऐसी इजाद है जिसने एक मिरेकल की तरह, एक मोइज़े की तरह उन लोगों की जो कि कुव्वत समात से और गवाही से महरूम थे उन लोगों के लिए ये एक किस्म का मोइज़ा है। जैसा कि आपने कहा कि ये पैदाइशी तौर पर जो बच्चे बहरे होते हैं उनका बेहतरीन इलाज है, ये मेडिकल है। तो माँ बाप कैसे जान सकते हैं कि उनका बच्चा खुदा न खास्ता बहरा है? जी, दुनिया भर में तो इसके लिए एक प्रोग्राम होता है कि हर पैदा होने वाले बच्चे की, जिसको नियोनेट कहा जाता है, स्क्रीनिंग की जाती है जिसके ज़रिए से फौरी पता चल जाता है कि क्या बच्चे की समात ठीक है या नहीं है। पाकिस्तान में ये चीज़ अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हो सकी जिसकी कोशिश हम लोग और बाकी लोग जारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, जिन बच्चों में हॉस्पिटलाइजेशन, नर्सरी में दाखिला या जिनको जरकान या इस तरह की और अलामात होती हैं या जो प्री मेच्योर होते हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाती है। तो एक तरीक़ाकार तो ये है जिसके ज़रिए से जल्दी इस्टेब्लिश होता है। दूसरा, बच्चे की जब डेवलपमेंट होती है तो वो मुख्तलिफ उम्र में मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज की अदायगी करता है। तो अगर बच्चा उस वक्त पे जो कि प्री डिटरमिनेड होती है, जैसे 6 से 8 माह की उम्र में 1 से 2 अल्फाज सीखता है, फिर 8 से 12 माह की उम्र में चंद अल्फाज सीखता है और 1 साल के बाद वो चंद अल्फाज को जोड़ने की। और अगर बच्चे में ये चीज़ नहीं होगी और पेरेंट्स को लगे कि वो उसको जब आवाज़ दी जाती है या लाउड साउंड या चीज़ है तो उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं होता और उसमें स्पीच डेवलप नहीं हो रही, यानी उसके अंदर कुव्वत गवाही डेवलप नहीं हो रही है, तो उन सूरतों में बच्चों को मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि वो इस बारे में तशख़ीस के लिए उनका टेस्ट करवा सकें। और जितना टाइमली ये प्रॉब्लम का पता चल पाएगा उतनी ही बेहतर तरीके पे उसका इलाज किया जा सकता है। जो मामूली समात
आवाज़ यानी दरमियाने दर्जे की और बड़े दर्जे की है वो तो हियरिंग एड से सेटल हो जाती हैं अगर वो नाड़ की कमज़ोरी की वजह से हो, और अगर वो परफॉर्म यानी कि बहुत ज़्यादा होती है जिसमें हियरिंग एड काम नहीं करते तो तब ये ऑपरेशन वाला आला जिसे हम कॉक्लियर इम्प्लांट कहते हैं जो कि ऑपरेशन करके कान के अंदर लगाया जाता है, यही इसका वाहद हाल है। और जितनी जल्दी ये लगाया जाएगा उतनी जल्दी बच्चे के अंदर इसका गुड रिस्पॉन्स आएगा। तो सर इसके लिए आइडियल उम्र क्या है? दुनिया भर में तो इसको 136 कहते हैं, यानी पहले महीने में बच्चे की तशखीस, तीसरे महीने में ऑपरेशन और 5वें से 6ठे महीने में बच्चे की ये स्पीच थेरेपी यानी लर्निंग के लिए स्टार्ट कर दिया जाता है। जो पाकिस्तान में 1 साल से कम उम्र के बच्चों की ऑपरेशन अमूमी तौर पे इतने बेहतर समझे नहीं जाते, तो 1 साल से लेके 3 साल के दरमियान मैक्सिमम पेशेंट जिनके ऑपरेशन किए जाते हैं। लेकिन इसकी जो हद है दुनिया भर में जो पाई गई है वो ये कि 5 साल से पहले इसके बेहतरीन नताइज मिलते हैं। 5 साल के बाद जब बच्चे की उम्र ज़्यादा होती है तो उसके ब्रेन के अंदर जो डेवलपमेंट होती है रिगार्डिंग साउंड वो कम होनी शुरू हो जाती है, जिसे न्यूरोस्पास्टिसिटी कहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का रिस्पॉन्स इम्प्लांट लगने के बाद समात शुरू होने से इतना ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकेगा, तो वो 5 साल के बाद डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो बेहतर ये होता है कि बच्चे को 3 साल की उम्र से पहले इम्प्लांट लगाया जाए ताकि वो 3.5 साल की उम्र तक सुन भी सके और बोल भी सके। सर इसका तरीकाकार क्या होता है? ये 2 तरह के हैं। एक तो चूंकि कॉक्लियर इम्प्लांट एक थोड़ा सा कॉस्टली डिवाइस है तो इसके लिए पेरेंट्स या तो खुद मैनेज करते हैं, और जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक बेहतरीन प्रोग्राम है जो कि हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में इम्प्लीमेंट करते हैं जिसे चीफ मिनिस्टर फंडेड प्रोग्राम कहा जाता है। तो ये चीफ मिनिस्टर फंडेड प्रोग्राम यानी वज़ीर आला की तरफ से जो मसाइल हैं जो बच्चे हैं उनके वालिदैन के लिए एक फंडेड प्रोग्राम है जिसके ज़रिए से इन बच्चों को ये आला फ्री मिलता है और उस आले का लगाने का अमल जो ऑपरेशन है वो भी फ्री है, और उसके बाद उसका जो वर्कअप होता है और जो उसके लिए स्पीच थेरेपी यानी कुव्वत गवाही के लिए जो उसकी ट्रेनिंग है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अल्हम्दुलिल्लाह की जाती है। और मैं ये प्रोग्राम 2017 से ऑनवर्ड चला रहा हूँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर फंडेड प्रोग्राम। हम लोग 500 के लगभग कॉक्लियर इम्प्लांट सक्सेसफुली इंस्टॉल कर चुके हैं और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो सर इसका सक्सेस रेट क्या जा रहा है? हाँ जी, इसका सक्सेस रेट 100% है क्योंकि ये एक एस्टेब्लिश्ड डोमेन है जिसके थ्रू ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू जब बच्चों को इंस्टॉल किया जाता है कॉक्लियर इम्प्लांट तो हर बच्चे में इसकी सक्सेस रेट 100% है। 2 एक फैक्टर्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है इसके बारे में। पहला फैक्टर तो ये है कि जितनी जल्दी ये इंस्टॉल करके ट्रेनिंग दी जाएगी उतने बेस्ट रिजल्ट्स इसके आते हैं, और दूसरा फैक्टर इसके अंदर यानी एज रिलेटेड फैक्टर है, और दूसरा ये है कि पेशेंट एंड पेरेंट्स जो होते हैं जो वालिदैन है बच्चे की उनकी पार्टिसिपेशन के वो कितना मोटिवेट करते हैं, कितना स्पीच थेरेपी के सेशंस लेते हैं, तो इसके हिसाब से ज़्यादा अर्ली रिस्पॉन्स बच्चों में आ जाता है। तो जल्दी उम्र में टाइमली एक्सपीरियंस्ड हाथों से लगा हुआ आला और जिनके पेरेंट्स बेहतर तरीके पे बच्चों को बाद में ट्रेनिंग करते हैं उनमें इनके रिजल्ट बेस्ट आ जाते हैं, अदरवाइज इसके रिजल्ट 100% हैं। क्या सर इस सर्जरी के बाद कोई पट्टी वगैरह भी की जाती है? जी, जैसे कि ये एक ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन के लिए लगभग 1 से सवा घंटे का ये ऑपरेशन होता है जो कि मुकम्मल बेहोशी में किया जाता है। इसके कुछ पहले टेस्ट होते हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म के एक्सरेज, ब्लड के टेस्ट और जो एडवांस्ड रेडियोलॉजी होती है जिसमें CT MRI होता है वो करवाने पड़ते हैं, और इसके बाद बच्चे को लगभग 1 से सवा घंटे का ऑपरेशन होता है जो कि अमूमी तौर पे कान के दाएं हिस्से में कान के जो बाहर वाला कान जिसे हम पिन्ना कहते हैं उसके पीछे 2.5 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट आधी फिंगर के इंसिजन से किया जाता है, जिसके ज़रिए से ये जो अंदर वाला हिस्सा है कॉक्लियर इम्प्लांट का इसके 2 हिस्से होते हैं। एक अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है ऑपरेशन के ज़रिए, एक हिस्सा जो होता है वो बाहर बाद में 6 से 8 हफ्ते बाद 1.5 से 2 महीने बाद अटैच किया जाता है। जो बाहर वाला हिस्सा है वो साउंड को पिक करता है माइक्रोफोन के जरिए, फिर उसको सिग्नल्स बनाता है और वो सिग्नल जो हैं ट्रांसकुटेनियसली जो हैं स्किन के साथ अंदर से पेनिट्रेट करके रेडियो फ्रिक्वेंसी अंदर वाले इम्प्लांट को एक्टिवेट करते हैं जो कि अंदर जाके सुनने वाला जो आला
वाला है जिसे काकलिया कहते हैं, उसे स्टिमुलेट करता है जिससे समात हो जाती है। तो ये ऑपरेशन के जरिए आला लगाया जाता है जिसका अमूमी दौरानिया 1 से सवा घंटे होता है। सर सर्जरी के बाद तकरीबन कितने विजिट होते हैं? जी, जब हम सर्जरी करते हैं तो जैसे मैंने अर्ज किया है कि इसके लिए 1 से सवा घंटे की सर्जरी होती है एंड उसके बाद 1 दिन के लिए पेशेंट को हॉस्पिटलाइज रहना पड़ता है। जैसे आप फरमा रहे थे कि इसमें एक पट्टी जो कि इस कान को कवर करती है 24 आवर्स के 24 घंटे 1 दिन के लिए लगाते हैं, जिसे मैस्टाइड या प्रेशर बैंडेज कहते हैं। वो फिर 1 दिन बाद उतार दी जाती है। जो जख्म होता है तो उसको 1 हफ्ते के लिए डिस्पोजेबल पट्टी करनी पड़ती है। वैसे हम लोग ऑपरेशन के बाद 1 दिन तक के लिए मरीज को रखते हैं, उसके बाद 1 हफ्ते से 10 से 14 दिन के अंदर उसको चेक कर लेते हैं। सर्जन का इतना ही इसके अंदर पार्ट होता है। फिर इसको 6 से 8 हफ्ते बाद इस जो अंदर वाला इम्प्लांट है उसे एक्टिव किया जाता है और इसकी मैपिंग होती है जो कि कार्डियोलॉजिस्ट करता है 1.5 से 2 माह के बाद। और फिर स्पीच थेरेपी के सेशन शुरू होते हैं जो 6 माह से लेके 1 साल तक चल सकते हैं। क्या कोक्लियर इम्प्लांट की कोई एहतियात भी होती है सर? जी बिल्कुल, जैसे ये एक ऑपरेशन वाला आला है, इसकी एहतियात करनी ज़रूरी होती है। जैसे बच्चे को कोई भी हिट बाय हार्ड ऑब्जेक्ट, कोई एक्सीडेंट से या ऐसी हिट जो कि काफ़ी तेज़ हो जिसकी वजह से स्किन को या अंदर आले को डैमेज हो, उसकी एहतियात करनी पड़ती है। बाकी बच्चे नॉर्मल खेल कूद की एक्टिविटी वगैरह कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज ये है कि एक ख़ास किस्म का अगर कोई हिट जैसे कोई बैट या हॉकी या ऐसा मोटरसाइकिल से गिरना कोई इस तरह की हो तो प्रॉब्लम के चांसेस हो सकते हैं। अदरवाइज ये सेफ होता है। तो सर क्या ये इम्प्लांट दोनों तरफ ही किया जाता है या लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे? जी, दुनिया भर में इस वक्त जो ट्रेंड है, जो एडवांस कंट्रीज हैं वहाँ पे दोनों तरफ इम्प्लांट किए जाते हैं अर्ली एज में। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री जैसे पाकिस्तान वगैरह, इसमें जो प्रोग्राम्स हैं वो फंडेड प्रोग्राम हैं, तो उसमें एक ही साइड का किया जाता है और प्रेफरेबली चूँकि राइट हैंडेड लोग होते हैं तो राइट साइड इज़ द प्रेफर्ड वन। तो अगर कोई टेक्निकल ज़रूरत हो तो बाएं तरफ भी किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों में दाएं तरफ और एक साइड का इम्प्लांट किया जाता है। सर क्या इस इम्प्लांट की कोई मेंटेनेंस भी होती है? जो इम्प्लांट कान के अंदर ऑपरेशन के जरिए लगाया जाता है ये लाइफ टाइम होता है, इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं, इसकी एहतियात कोई नहीं होती। जो बाहर इसके साथ इसका एक्सटर्नल पार्ट लगता है उसको डेली आप चार्ज करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, सोते वक्त वो उतार लेते हैं। उसकी कुछ एहतियातें जो कि उसके मैनुअल पे भी लिखी होती हैं, हम डॉक्टर्स भी बताते हैं और बाद में कार्डियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट भी उसके बारे में आपको आगाह करता रहता है। जैसे आप घर में मोबाइल या किसी और गैजेट का ध्यान रखते हैं उसी तरह का ध्यान जो एक्सटर्नल का इंटरनल के लिए कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ये लाइफ टाइम होता है। सर क्या इसकी ट्रेनिंग आपने पाकिस्तान से या फिर बैरून मुल्क से की? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये ट्रेनिंग पाकिस्तान में ही अपने मुख्तलिफ सीनियर से ली है, लेकिन जो इसमें डिफ़िकल्ट केसेस के लिए मुझे मौका मिला है चंद बैरूनी मुल्कों में जाके ये सर्जरी के मुख्तलिफ इनोवेशंस को देखने का, जो हार्ड केसेस हैं उनके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेने का। तो मैंने जो ट्रेनिंग है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से ही सारी की है, लेकिन इसके बारे में जो रिसेंट एडवांसेस और इनोवेशन हैं उनके लिए मुझे मुख्तलिफ ममालिक में जाने का और उनके साथ इन चीज़ों को शेयर करने का मौका मिला है। तो सर इसमें एडवांसमेंट क्या हुई है कोक्लियर इम्प्लांट में? कोक्लियर इम्प्लांट में बहुत सारी एडवांसमेंट कुछ तो हो चुकी हुई हैं और कुछ हो रही हैं। जिस तरह जो मैंने बताया कि 2 तरह के कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट तो है जो कि कान के अंदर ऑपरेशन के जरिए लगता है, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की हुई है, जैसे कि कोक्लियर इम्प्लांट जो अब रिलेटिवली थिन आने शुरू हो गए क्योंकि बच्चों में जो स्कैल्प होती है या कान वाली स्किन होती है वो बारीक होती है, तो जितने थिन होंगे उतने ही बेहतर होंगे। इसी तरह उनका साइज रिड्यूस किया गया है, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर की गई है और उनके जो इलेक्ट्रोड होते हैं, जो कि इलेक्ट्रोड रे एक किस्म की वायर होती है, उनका साइज भी स्लिम कर दिया गया है और उनके अंदर इलेक्ट्रोड्स की तादाद बढ़ा दी गई है। ये तो अंदर वाले जो इम्प्लांट का हिस्सा है उसमें। जो बाहर वाले इम्प्लांट हैं उनमें और गैजेट्स की तरह मुख्तलिफ फीचर्स ऐड किए गए हैं, जैसे उनका प्रोसेसर है वो ऑक्टा कोर हो गया है, जो प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ गई है, मल्टी डायरेक्शन माइक्रोफोन्स आ गए हैं, ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी है, वायरलेस चार्जिंग है, सो मैनी फीचर्स हैव बीन एडेड। अभी आजकल जो कोशिश की जा रही है वो ये है कि टोटली इम्प्लांटेबल कोक्लियर इम्प्लांट जो कि टिकी की नाम से होंगे कि उसमें एक्सटर्नल कंपोनेंट लगाने की, तो इस पे रिसर्च हो रही है। तो मुख्तलिफ मॉड्यूल मुख्तलिफ तरह की जो डोमेन्स हैं उनमें प्रोग्रेस की जा रही है। जो अच्छी बात ये होती है कि जब एक दफ़ा आपका कोक्लियर इम्प्लांट जो कि ऑपरेशन के जरिए लग गया है तो जो बाहर वाले कंपोनेंट हैं जो नए बनते रहते हैं
हैं ईयरली और 2 ईयरली, तो वो कंपेटेबल होते हैं उनके साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ। ये एक अच्छी बात है जो कि कंपनीज की तरफ से ऐड की जाती है। जिसका पहले इम्प्लांट हुआ है वो अपग्रेड कर सकता है? जी, वो एक्सटर्नल कंपोनेंट को अपग्रेड कर सकता है और जिसमें मुख्तलिफ जो फीचर्स हैं वो ऐड अप हो जाते हैं। जैसे आजकल कनेक्टिविटी होती है कि आप अपने टीवी के साथ ब्लूटूथ के लिए अपने फ़ोन के साथ ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, आप अपने असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस क्लासरूम में उनके साथ अटैच हो सकते हैं, आप उसकी रिलेटिव कैलिब्रेशन, वॉल्यूम, चार्जिंग, अब वायरलेस चार्जिंग जैसे कि मुख्तलिफ आईफोन और उसमें अवेलेबल हैं वो कर सकते हैं। सो एडवांसमेंट जो है एक्सटर्नल की तो बहुत रैपिड है और ये कंपेटेबल होती है जो अंदर वाला कॉक्लियर इम्प्लांट होता है। तो सर क्या इस इम्प्लांट की आवाज़ नेचुरल होती है या रोबोटिक या कोई मशीनी की तरह आवाज़ होती है? बेसिकली स्टडीज हुई हैं इसके ऊपर, मैं पर्सनल ओपिनियन तो नहीं, मैं स्टडी के रेफरेंस से बता सकता हूँ कि ये नियर नॉर्मल होती है। जो अल्लाह मियां ने हमें जो चीज़ें गिफ्ट की हैं वो डेफिनेटली वैसी नहीं हो सकती। यू में से कि जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि स्टडीज़ में बताया गया है कि ये 92 to 95% वही होती है, 5% डेफिशिएंट होती है। जो गॉड हैज़ गिफ्टेड, दैट हैज़ बीन द मरावलस थिंग दैट हैज़ बीन गिफ्टेड बाय गॉड एंड देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर दैट, आई थिंक सो, बट नियर टू नॉर्मल कहा जा सकता है। तो सर इम्प्लांट की तैयारी से पहले कौन कौन से टेस्ट करवाना ज़रूरी हैं और इसके अलावा और क्या तैयारी की ज़रूरत होती है? जी, खूबसूरत सवाल है जी। इसमें जब भी पेरेंट्स को पता चले कि उनके बच्चे की समात का मसला है और वो हेयरिंग एड से हल नहीं हो सकता, तो ऐसे बच्चे के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए पेरेंट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो अर्लियर द बेटर वाले रूल का पता होना चाहिए। दूसरी बात, जो पेरेंट्स हैं दैट शुड बी मोटिवेटेड, यानी वो इसके अंदर इंगेज हो, बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। जब ये दो चीज़ें हो जाती हैं तो फिर कुछ टेस्ट हैं जो कि ज़रूरी होते हैं, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो है कि क्या जो इनर ईयर जो सुनता है हमारे कान का अंदर वाला हिस्सा काकलिया वो प्रॉपर बिल्ड हो चुका है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसको चेक करने के लिए हमारे पास जो टूल है वो एडवांस्ड रेडियोलॉजी कहलाती है। उसके 2 तरीके हैं, एक तो कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफिक स्कैन जो सीटी स्कैन कहलाता है, जो कि हम कान का हिस्सा जो टेम्पोरल बोन है उसका कराते हैं, और दूसरा MRI है जो मैग्नेटिक रेजोनेंट इमेजिंग है। उसके जरिए हम देखते हैं कि जो कॉक्लिया बना हुआ है क्या उसके अंदर ल्यूमन और चीज़ें अवेलेबल हैं। ये 2 मैंडेटरी टेस्ट हैं जिनके बगैर हम कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए प्रोसीड नहीं कर सकते। बाकी जो टेस्ट होते हैं जैसे समात का टेस्ट जो कि ये यकीनी बनाता है कि बच्चे की समात नहीं है। इसके अलावा कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जैसे डेवलपमेंटल टेस्ट के बच्चे के अंदर कोई और पेचीदगी तो नहीं है, और रूटीन जो टेस्ट होते हैं ब्लड के जैसे कंप्लीट ब्लड और सर्जिकल जो होते हैं ब्लीडिंग क्लॉटिंग प्रोफाइल्स और छाती का एक्सरे और नाक के पीछे के दूध के, ये मिनिमम चीज़ें जो हमारी रिक्वायरमेंट होती हैं, जिनमें से टॉप मोस्ट एडवांस रेडियोलॉजी ऑफ CT एंड MRI ऑफ टेम्पोरल बोन यानी कान का होता है। क्या इम्प्लांट के वॉल्यूम को कम या ज़्यादा किया जा सकता है? जी, ये भी बड़ा खूबसूरत सवाल है। ये ऑडियोलॉजिस्ट की कॉक्लियर इम्प्लांट के लगने के बाद सबसे पहले जो ऑडियोलॉजिस्ट 8 हफ्ते बाद यानी 1.5 से 2 माह के बाद इसको स्विच ऑन करता है। फिर इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड लगे इन्हें चैनल्स कहते हैं, तो वो चैनल्स की मैपिंग करता है और उन मैपिंग के साथ मुख्तलिफ किस्म की जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको मैच करके और ऑन करते हैं। तो उन फ्रीक्वेंसीज और उन मैचिंग के साथ आवाज़ की मुख्तलिफ चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। तो डेफिनेटली इसको ट्यून अप करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जहाँ तक वॉल्यूम का ताल्लुक है तो वो तो एक ऐसा फीचर है जो पेरेंट्स के और अगर बच्चा बड़ा है तो उसके हाथ में होता है, तो वो उससे मुख्तलिफ किस्म के फीचर्स खुद आप कर सकता है। जहाँ तक अंदर वाले इम्प्लांट की ताल्लुक है वो ऑडियोलॉजिस्ट के थ्रू होते हैं। इस सवाल का जवाब आपने दे दिया, लेकिन मैं ऑडियंस के लिए इस सवाल को रिपीट करना चाह रहा हूँ। क्या सर्जरी के फौरन बाद मरीज इस काबिल होता है कि वो सुन सके? बिल्कुल, ये एक मिथ है कि कॉक्लियर इम्प्लांट के डालते ही बच्चा सुनना शुरू कर देगा। ये मिथ है। कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी सक्सेसफुल होने के बाद उनको पेरेंट्स को 6 से 8 हफ्ते इंतजार करना पड़ता है, जिसके दौरान जो सर्जरी हुई है वो कंप्लीट होने के बाद हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके 6 से 8 हफ्ते के बाद प्रेफरेबली फिर उसके बाद हम बाहर वाला आला उसके साथ लगाते हैं जो कि साउंड को पिक करके सिग्नल अंदर भेजेगा। उसके ऑन होने के बाद उसकी मैपिंग की जाती है, फिर उसके
उसके बाद ट्रेनिंग शुरू होती है। तो वो 6 से 8 हफ्ते के बाद जब स्विच ऑन होगा तब उसको समात शुरू होगी, और समात जो उसकी साउंड वो सुनेगा बच्चा, ना सिर्फ वो सुनेगा बल्कि उसको साथ साथ थेरेपी करानी पड़ेगी जो ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट कराएगा। उसको ये सुनने के अमल से बोलने के अमल में 6 से महीने से 1 साल का वक्त लगता है। समात उसके स्विच ऑन होने के बाद जो कि 1.5 से 2 माह बाद होगी। तो सर क्या कोक्लियर इम्प्लांट से सुनी जाने आवाज़ पहचानी जा सकती है? जी बिल्कुल। जब बच्चा ये सारी चीज़ें लर्न कर लेता है ट्रेनिंग के बाद 6 महीने से साल, तो उसके बाद वो बच्चा नियर नॉर्मल सुनता है और उसको ये पिच, फ्रीक्वेंसीज एंड लाउडनेस सारी चीज़ों की अवेयरनेस होती है। और वो उस ट्रेनिंग के बाद जब वो उस वक्त पे आएगा तो फिर वो ये सारी चीज़ें समझ भी सकता है और डिफ्रेंशिएट भी कर सकता है। जैसे ये मेरे पापा की आवाज़ है, मेरे ताए की, ये दादा की, दादू की। जी बिल्कुल। हर आवाज़ को देखें, आवाज़ के 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक लाउडनेस, एक फ्रीक्वेंसी, जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं यानी प्योर टोन्स होती हैं। तो इन टोन्स को डिस्टिंक्शन करना और उनको फॉर्मुलेट करना ये ब्रेन का काम है। जब उसको साउंड पहुंचती है थ्रू दिस वे ऑफ कॉक्लियर इम्प्लांट तो वो उसको वैसे ही डिटेक्ट करता है जैसे कि आम समात होती है। लेकिन इसके लिए जैसे मैंने कहा कि इम्प्लांट लगने के 6 महीने से साल का वक्फा ज़रूरी होता है। तो सर कोई ऐसा भी प्लांट है जो एक्सटर्नल तौर पर भी ही लग जाए जिसके लिए सर्जरी करवाने की ज़रूरत ना पड़े? नहीं, वो हियरिंग एड्स अवेलेबल हैं जो कि जैसे मैंने बताया कि दरमियानी से ऊंचे दर्जे की जो समात की कमी उनमें हियरिंग एड लगते हैं, उनमें ऑपरेशन वाला नहीं होता। लेकिन जो ज़्यादा कुव्वत है जिसे हम प्रोफाउंड सेंसिटिव हियरिंग लॉस है वहाँ पे कॉक्लियर इम्प्लांट ही काम करता है। एक ख़ास दर्जे तक यानी 80 डेसिबल से तक जो है हियरिंग एड काम करते हैं। 80 डेसिबल टू 110 डेसिबल जो लाउडनेस वाला एरिया जिसे हम प्रोफाउंड सेंसिटिव हियरिंग लॉस कहते हैं वहाँ कॉक्लियर इम्प्लांट ही काम कर सकता है। तो सर जैसा आपने कहा कि एक तकरीबन 3, 6 या साल भी लग सकता है सुनने के लिए, तो जो ट्रेनिंग स्पीच थेरेपी या ऑडियोलॉजिस्ट जो ट्रेनिंग करवाते हैं किस तरह की ट्रेनिंग होती है? जी स्पीच थेरेपी कहलाती है। बेसिकली उसमें पेरेंट्स भी इंगेज होते हैं जिसमें मुख्तलिफ अल्फाज का रेपिटेशन के साथ बच्चे के साथ दोहराना, बच्चे का रिस्पॉन्स चेक करना, उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना, बच्चे को डिफरेंट साउंड के साथ डिफरेंट जो थिंग्स होती हैं वो दिखा के। तो ये बेसिकली स्पीच थेरेपिस्ट विद पेरेंट्स ना सिर्फ वो खुद ट्रेनिंग करता है बल्कि पेरेंट्स को भी बताता है कि उन्होंने कौन से वर्ड्स किस फ्रीक्वेंसी के साथ किस किस वक्त बच्चे के साथ करने हैं, ताकि बच्चे के जैसे वो बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चे की समात स्टार्ट हो जाती है। इम्प्लांट लगने के 1 महीने के बाद बच्चे की पैदाइश होती है समात की। अब उसने जैसे 6 माह से साल लेना होता है तो इसी तरह वो बोलने तक ये वो वक्फा है जो कि बच्चे के उस वक्त जब इम्प्लांट लगेगा आगे 6 महीने से साल लगेगा। सर जैसा कि आपने शुरू में बताया कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ये सर्विस खिदमत कर रहे हैं, तो अगर किसी का बच्चा कोई खुदा न खास्ता इस तरह बहरेपन का शिकार है तो कैसे आप तक रसाई कर सकता है? उसका सिंपल तरीका है जी कि उन्होंने जो चूँकि ये वज़ीर आला फंडेड प्रोग्राम है पंजाब गवर्नमेंट का, तो उन्होंने वज़ीर आला को एक एप्लीकेशन सादा अल्फाज में एड्रेस करनी है। उसका पंजाब का रहायशी होना यानी डोमिसाइल होना ज़रूरी है। तो वो एक एप्लीकेशन सादा कागज़ पे लिखेंगे वज़ीर आला के नाम कि मोहतरमा या मोहतरम वज़ीर आला साहब मेरे बच्चे का पैदाइश का समात का मसला पैदाइशी है और उसके लिए ऑपरेशन वाले कान के आले का बताया गया है, तो मुझे इसके बारे में रहनुमाई और मदद फरमाई जाए। उसके साथ उन्होंने ID कार्ड की कॉपी और एक फ़ोन नंबर साथ लिख के देना जो कि वैलिड हो। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को 5 क्लब रोड जो कि चीफ मिनिस्टर हाउस सेक्रेटेरिएट कहलाता है वहाँ भिजवा देना है। तो बाकी प्रोसेस जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब खुद करती है, वो फिर उनको इंटीमेट करेगी और वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो सर इसके लिए पैदाइशी तौर पर बहरापन होना ज़रूरी है या किसी और भी एज ग्रुप में जी ये सहूलत भी असर है? जी कॉक्लियर इम्प्लांट जो है ये इसमें वो बच्चे जिनकी आवाज़ एक्वायर कर यानी वो स्पीच एक्वायर कर चुके हैं और किसी वजह से उनके दोनों कान की मुकम्मल समात चली जाए, उन बच्चों में भी कॉक्लियर इम्प्लांट लगाया जाता है। ऐसे जो बुजुर्ग जिनको हेयरिंग एड काम न कर रहे वहाँ पे भी लगाया जाता है। जो बच्चे पैदाइशी समात से महरूम हो हम उन्हें प्री
लिंगुअली डेफ कहते हैं, उनमें तो ये लगता ही लगता है। जो पोस्ट लिंगुअल डेफ होते हैं, यानी जो बातें करना सीख चुके हैं, अगर उनके दोनों काम बंद कर देते हैं, उनमें भी ये आला लगाया जा सकता है। ये तो आप फंडेड प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर कोई इस क्राइटेरिया में नहीं आता तो वो इम्प्लांट करवाना चाह रहा है, तो इसका तकरीबन कितना खर्चा होता है? इसमें जो इम्प्लांट की जो प्राइस होगी उसके अलावा 4.5 लाख रुपया इसके ऑपरेशन का खर्चा आता है, जिसमें सर्जन, हॉस्पिटल स्टे, मेडिसिन और सारी चीज़ें जो इंगेज हो जाती हैं। तो 4.5 लाख लगभग खर्चा, 4 से 4.5 लाख रुपया ऑपरेशन का खर्चा है। जो इम्प्लांट की प्राइस होगी वो इम्प्लांट कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, उसमें ये एडिटिव 4.5 लाख। मरीजों के लिए आपका क्या पैगाम है, खासतौर पर पेरेंट्स के लिए? सबसे पहले जो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, जो इम्पोर्टेंट तरीन बात है कि आपके बच्चे की अगर आप महसूस करते हैं कि उसकी समात में कमी है या वो कुव्वत गवाही यानी बोलने में उसके कमी है, तो खुदारा बहुत जल्दी उसके किसी मुस्तनद डॉक्टर से जाके, किसी समात के स्पेशलिस्ट को जाके मिलिए, ताकि ये प्रॉब्लम का पता जल्दी चल सके और इसकी ट्रीटमेंट जितनी जल्दी होगी रिजल्ट्स उतने एक्सीलेंट होंगे। तो मेरा पैगाम यही है कि अगर आपको कभी भी महसूस हो कि आपके बच्चे की समात कम है, या वो सुन नहीं पा रहा या वो बोल नहीं पा रहा है, तो बजाय आप मुख्तलिफ इसके जो कि मिस होती हैं कि जी ये ज़ुबान का तंदवा है, इसको दम कराने की ज़रूरत है, ये देर से बोलेगा, लोगों की बातों में आए बगैर आप मुनासिब यही है कि एक मुस्तनद डॉक्टर से जाके रुजू करें, ताकि इस बीमारी की तशख़ीस जल्दी हो, इलाज जल्दी हो, ताकि बेस्ट रिज़ल्ट प्रोड्यूस किए जा सकें।